29 दिसंबर का सूरज एक दफा फिर इन दोनों घरानों के आंगन में उजली धूप की बजाय उस वक्त खून में लुथड़ी लाशों का गम लेकर तुलू हुआ जब सैफुल्लाह गुराया अपने भतीजे गनमैन उस्मान के साथ मोटरसाइकिल पर मामूल के मुताबिक घर के किसी काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। घर से कुछ ही फासले पर पहले से मौजूद मुखालफिन ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दोनों मौके पर ही दब तोड़ गए, लेकिन इस पर भी जब दुश्मनों का गुस्सा ठंडा न हुआ तो उन्होंने मरने वालों की मोटरसाइकिल भी जलाकर राख कर दी। साडे बच्चे भी मर गए निके निके बर्बादी हो गई। ये सानू मामले सफाई होनी चाहिए इन्हां दी। मेरा मतलब है साडा उन्होंने बड़ा नुकसान किया। सैफुल्लाह के भाइयों और भतीजों को जब इनके मरने की इत्तला मिली तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर इस खूनी वाक़े को अमली जामा पहनाने के लिए अपने गनमैनों के साथ फायरिंग करते हुए जावेद गोराया और उसके रिश्तेदारों के घरों पर धावा बोल दिया। घर की दीवारें फलांगने के बाद जावेद की बीवी फराह, उसके 2 बेटों खुशी मोहम्मद, अब्दुल्लाह और उनके घर मेहमान बनकर आने वाली शादीशुदा बहन तंजीला, उसकी बेटियों फजर, हाजरा और मारिया को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद एक कमरे में बंद करके आग लगा दी। लेकिन दरिंदों की प्यास इन मासूम बच्चियों और खवातीन के खून से भी न बुझ सकी और उन्होंने मोहम्मद आजम गोराया के घर की दीवारें फलांगते हुए उसकी बीवी बुशरा बीबी और बेटी महक के खून से हाथ रगड़ने के बाद इनके घर को भी नजर आतिश कर दिया। मुल्ज़िमान ने तारिक वगैरह के घरों में भी घुसकर वली मोहम्मद, इरशाद बीबी और माफिया को भी कत्ल करने के बाद घरों को आग लगा दी। घरों में मौजूद न सिर्फ लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया बल्कि लाशें भी बुरी तरह झुलस गईं। जावेद का कहना है कि हमारी मुल्ज़िमान के साथ बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ जावेद का रिश्तेदार होने की वजह से हमारे पूरे घराने को उजाड़ कर रख दिया है। आगे देखा तो ऐसा ही है जैसे करबला का कोई वाक़या होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा जिस तरह के इन्होंने किया है। 6 बच्चे थे और मेरी बीवी थी, सिस्टर थी, मेरी फूफी की एक बेटी थी, एक मेरी चाची है सगी, और फिर उनको पहले ब्रेस्ट मारे हैं बच्चों को, फिर उनको पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। जबकि मेरा इस चीज़ से कोई तल्लक ही नहीं है, कोई मेरा किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा। ये पूरा ये इलाका इस चीज़ की गवाही देगा और मेरे पूरे ये गांव जितने भी लोग हैं सबसे पूछे बेशक, मेरा किसी के साथ कोई किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं था। वो अभी तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ से दौड़ गए हैं जब से वकूआ हुआ है। लेकिन मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहता और किसी से भी कुछ करना नहीं चाहता। इंतज़ामिया ही करेगी जो भी करेगी। और इस मुल्क की मैं अभी भी जो है इंतज़ामिया पे यकीन रखता हूँ और वज़ीर आला साहब और सदर से अपील करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब से कि मेरा जो है ना ये प्लीज़ मेरे साथ इंसाफ करें। जब इंसाफ नहीं होगा मैं देखूँगा, जब इंसाफ ना हो फिर कोई शरीफ आदमी जो है ना वो किसी तरफ चलता है और फिर वो बदमाश बनता है, फिर वो चेंज होता है। जब मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा फिर मैं इंशाल्लाह खुद इंसाफ करूँगा अपने साथ। पिपली वाले का पूरा इलाका सोग में डूबा नजर आता है और न सिर्फ इस इलाके के लोग बल्कि करीबी शहरों के अफराद भी इस वाक़े पर दुखी हैं। लोगों का कहना है कि ये दुश्मनी है या पागलपन कि वहशी दरिंदों ने बच्चों को भी माफ नहीं किया। जालिमों ने न सिर्फ फूल जैसे बच्चों को कत्ल किया बल्कि इनकी लाशों को भी जला दिया। कोई भी अगर इंसानियत का दिल रखता है तो वो इसकी मजम्मत करेगा और पुरजोर मजम्मत करेगा। और जहाँ तक हमने सुना है कि इस बंदे का तो तल्लक भी नहीं था इनकी पहली पुरानी दुश्मनी के साथ। और हमने सुना है गाँव से, बल्कि हमने क्या जिसने भी पूरे पाकिस्तान में सुना है, दुनिया भर में देखा है, सुना है, हर बंदा इसके ऊपर जो है ना, किसी के पास कोई अल्फाज नहीं है कि किस तरह इसकी मजम्मत की जाए और क्या कर सकता है। कोई बंदा किसी के बस की बात नहीं। मरने वाले अफराद का किसी न किसी तरह इस गांव के मकीनों से कोई न कोई ताल्लुक जरूर था, चाहे कोई मकतूलीन का दूर का रिश्तेदार है या करीब का। इस छोटे से गांव की हर गली के तकरीबन हर घर में दरियां बिछी हुई हैं, जहां हर कोई फातिहा पढ़ने के लिए आ रहा है। सबकी आंखों में आंसुओं के साथ यही ख्वाहिश है कि वो कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए देखें। साड़ी बड़ी ज्यादती साडे नाल हो गई है।
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਆਣ के। आग और खून का ये खेल तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा और पूरा इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। लेकिन जब मकामी पुलिस ने मुदाखलत की कोशिश की तो मुल्जिमान ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि अगर वो इस मैदान में आएंगे तो उनका भी लिहाज नहीं किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने कोई मुदाखलत नहीं की और मुल्जिमान फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। नमाज जनाजा का वक्त आया तो हर आंख अश्कबार थी। मकतूलीन के रिश्तेदार और इलाके के लोग एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे। सैफुल्लाह गुराया की नमाज जनाजा पीपलीवाला गांव में अदा की गई, जबकि उस्मान की नमाज जनाजा भोपड़ा कलां और मारिया की नमाज जनाजा खबेकी में अदा की गई। दूसरे 11 अफराद की नमाज जनाजा पिपलीवाला गांव के मकामी कब्रिस्तान में अगले रोज अदा की गई। नमाज जनाजा में कई अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसके बाद गुजरावाला के थाना सदर में सैफुल्लाह और उस्मान के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराया गया। 12 बच्चों, औरतों और मर्दों के कत्ल और घरों को आग लगाने का मुकदमा भी 19 नामजद मुल्जिमान समेत 27 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। इसी दौरान पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। नमाज जनाजा के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया रूनुमा न हो सके। हम वज़ीर आला तक जनाब जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। इंतहाई सफदर वडाई साहब हैं, चौर इकबाल साहब हैं, मियां अरकम खान साहब हैं, सबको कहेंगे वज़ीर आला तक जाएंगे, सारे गांव को लेके साथ जाएंगे हम जरूर। आईजी पुलिस शौकत जावेद ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मुतल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया, जबकि DSP के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की हिदायत की। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने 14 अफराद के कत्ल का नोटिस लेते हुए IG पंजाब ने भी इस सानहे की तफ्तीश के लिए RPO गुजरावाला को तफ्तीशी अफसर तानियात करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि CPO गुजरावाला एहसान तुफैल ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार टीमें तश्कील दे दी। पुलिस ने चंद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस को एक अलहदा उन्होंने इंगेज किया है, पुलिस की आमने सामने उनके साथ वो भी सिलसिला शुरू हुआ है। तो उसमें पुलिस का नेग्लिजेंस इस लिहाज से तो कहा जा सकता है कि वकूए के लिहाज से प्रॉपरली वो यहाँ पे नहीं पहुँच सके, वैल्यू पे होके नहीं पहुँचे। ऐसे जराइम में शामिल ज्यादातर लोगों का जब तिब्बी मुआयना किया जाता है तो उन्हें कोई न कोई दिमागी बीमारी जरूर होती है, लेकिन वो इस बीमारी से इनकार कर देते हैं। क्राइसिस का शिकार है और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता कि किस रास्ते पे जाके उनकी सुनवाई होगी। और ये सारी चीज़ें बंदे के, इंसान के अंदर एंग्जाइटी लेवल को हाई कर देती है। वो हाई एंग्जाइटी लेवल के ऊपर उसकी रैशनैलिटी कम हो जाती है, तो इरेशनली वो एक्ट करने लगता है, एग्रेशन आ जाता है उसमें। कानूनी माहिरीन भी इस तमाम मामले को तनकीदी नजर से देखते हैं। उनका कहना है कि शुरू में तो इन केसेस पर बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मकतूलीन के लवाहिकीन मुल्जिम पार्टी की तरफ से आने वाली धमकियों की वजह से आपस में सुलह करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर वो ऐसा न करें तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अदालत में जब एक दफ़ा केस आता है, कोई क्रिमिनल केस है, और उसके बाद मुद्दई जो है पार्टी वो कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से मुल्ज़म पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ होके और दे लेके उसको ख़त्म कर लिया जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतों में केसेस जो हैं वो अपने ड्यू टाइम पे ख़त्म नहीं होते। 20 केस ऐसे मिलेंगे कि साल हर साल से मुल्ज़मान जो हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं और फैसला नहीं हो पा रहा। ये वजह है कि जिसकी वजह से
लोग जो है वो अब कानून जो है वो अपने उसका फैसला जो है अदालतों के वो खुद अपने आप करने के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। मगर इस सारे कजिए में इंसानी लालच के साथ पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठता है, जिसके सामने इंसानों को मूली गाजर की तरह काटा गया, मगर उसकी तरफ से एक गोली की आवाज भी नहीं आई। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, पिपलीवाला, गुजरांवाला। कराची में कत्लो गारतगरी थमने का नाम ही नहीं लेती और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब यहाँ से किसी न किसी के कत्ल होने की खबर ना आती हो। इसी शहर में अपने घर से बच्चों के लिए रिस्क कमाने के लिए निकलने वाले 2 मेहनतकश दोस्तों को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नए साल की आमद के बावजूद कराची में कत्लो गारतगरी का सिलसिला जारी है और अब भी शहर के गली कूचों से बेगुनाह लोगों के लाशें उठाए जा रहे हैं। साल 2011 के इख्तिताम और साल 2012 के आगाज के मौके पर हर शहरी के लब पर यही दुआ थी कि आने वाला साल अच्छा हो, लेकिन लगता है इस शहर बेअमा को किसी की नजर खा गई है। गम की मूरत बनी ये खवातीन 2 रोज कबल इसी शहर में अपने दोस्त समेत अगवा के बाद कत्ल होने वाले मोहम्मद अकरम की बहनें हैं, जो पीर के रोज कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में अपने घर से मेहनत मजदूरी करने निकला था और इसके साथ इसका दोस्त और रिश्तेदार अब्दुल रज़ाक भी था, जिसके बाद ये दोनों पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। इनकी गुमशुदगी के बाद इनके घर वालों और मोहल्लेदारों ने इनकी तलाश शुरू कर दी। दिन और रात सारा शहर ढूंढने के बाद उन्हें अब्दुल रज़ाक और अकरम की लाशें सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने से मिली, जिन्हें बदतरीन तशद्दुद करके हलाक किया गया था। हम रात भर ढूंढते रहे, कोई अस्पताल, कोई ईदी सेंटर, कोई जगह नहीं छोड़ी, थाना स्टेशन सब हमने ढूंढ लिए। आखिरी रह गया सिविल, हम वहाँ गए, वहाँ से हमें लाशें मिली, पहचान ली। बच्चे गए हैं, महल्ले वाले गए हैं, उन्होंने जाके देखा, वहाँ से पहचान के फिर हमें पता चला पर मार के किसी ने टॉर्चर किया हुआ, उन्होंने पता नहीं किस तरीके से ये हाउंड वोट काटा हुआ, मारा हुआ, पूरे नीलो बिल किया हुआ सब। किसी से कोई दुश्मनी नहीं भाई। रिक्शा ड्राइवर थे पहले, अभी तो रिक्शा नहीं चलाते थे, अभी गोलियां वगैरह बिजली मार्केट में खरीदने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे किसी ने उनको उठाकर उनको मार दिया। ये गैंग में जो उन लोगों ने मार दिया। पूरे तमाम सर थाने वगैरह सब जगह चेक किया लेकिन नहीं मिला, तो सिविल हॉस्पिटल से इनको चेक किया, भाई गए, उन्होंने देखा और वहाँ पे थी लाश। मकतूलीन के लवाहिकीन के मुताबिक अकरम और अब्दुल रज़ाक मेहनत मजदूरी करते और मुसाफिर गाड़ियों में खाने पीने की अशिया फरोख्त करते थे। वो पीर के रोज ली मार्केट में कायम थोक मार्केट से खरीदारी के लिए गए थे और दूसरे दिन इनकी लाशें मिली। वो गरीब लोग हैं और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई के कातिल मिलने चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाई के कातिल में हमारा तो वही सहारा था, हमारा कोई अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। छोटे छोटे दूसरे वही था जो संभालता था पूरा घर अपना। हम बेटे क्या करें, कहाँ जाएं? हम तो 3 दिन से यही कह रहे को मिल जाए, हमें पता चल जाए, हम खुद उनको जाके पूछे क्या वजह से मारा, क्या गलती, क्या कसूर उसने किया था आपका। ये गरीब लोग हैं और गरीब मसलन आवाम है, आपको पता है कि गरीब इलाका है, तो अपनी मेहनत मजदूरी करके जो है अपना टाइम गुजारते थे, तो पता नहीं कि किन लोगों ने उनको मारा है। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना उनका किसी के साथ झगड़ा था। मकतूल अकरम गैर शादीशुदा और अपनी बहनों का कफील था और वो उनकी शादी की तैयारी कर रहा था, जबकि अब्दुल रज़ाक 10 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। बेपहचान करके मारा, ना हमारी किसी से दुश्मनी थी, ना कोई कहीं वो ऐसा इंसान था, पूरा मोहल्ला जानता कैसे लोग थे। बस बेटा बहुत बुरे तरीके से मारा जो हम देख नहीं सकते। बर्दाश्त हमारा अल्लाह के सिवा, उसके सिवा कोई भी नहीं था। शादीशुदा नहीं थे बेटा, गैर शादीशुदा थे, अभी शादी नहीं उसकी हुई थी, शादी नहीं थी उसकी हुई। काम मिस्त्रियों करके थे, मजदूरों के साथ जाते थे, जहाँ भी काम मिलता था चले जाते थे। हम जाते थे, बैठते थे चौक में, जहाँ काम मिला वहाँ ले गए। पता नहीं कौन लेके गया, कहाँ मारा, क्या किया, हमें कुछ पता नहीं।